हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। क्या है देखिए, आपको निकाल अगर सपोज मान लीजिए आपके पास दो सेल्स हैं जिनका ईएमएफ E1 और E2 है, उनके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और उनको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको इक्विवेलेंट एक तो ईएमएफ निकालना है उनका और एक निकालना है आपको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। सपोज हमारे पास दो सेल्स हैं जो हमने दिखाए हैं इधर डायग्राम में। एक सेल्स है जो इसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरा सेल जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सपोज मान ली करंट की डायरेक्शन हमने राइट टू लेफ्ट इस तरीके से ले ली I। क्लियर। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं जैसे कि हमने दिखाया है, मान लिया इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है सेल का वो ई इक्विवेलेंट हमने कंसीडर कर लिया और जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है वो हमने आर इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया। करंट वही रहेगी क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट ही माना है जो कि आई है। क्लियर। तो यहां से हम देखें अगर, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट। यहां से देखिए जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है ए और सी के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी या वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी के बीच हम लिख सकते हैं V, या हम पहले लिख लेते हैं, चलिए V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए V AC, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लें, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V AB प्लस V BC, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए जो AC पोटेंशियल डिफरेंस है AC के बीच, हमने इसके दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, एक AB के बीच और एक BC के बीच, क्योंकि हमको पता है सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है और करंट कैसी होती है, सेम होती है। ये बात हम जानते हैं। क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल। सपोज आपके पास अगर कोई सेल है जिसका ईएमएफ E है, करंट हमने मान ली सपोज इसमें I है, तब हमें इनके बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है, तो जो VAB होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल वो होता है हमारा EMF माइनस IR। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, E माइनस IR। E होता है हमारा EMF ऑफ सेल, I होती है करंट और R होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। तो यहां से देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, VAC इक्वल टू AB के लिए अगर हम देखें, सिर्फ एक सेल को आप कंसीडर करें, तो इसका ईएमएफ कितना है E1, तो हम लिख सकते हैं क्या, E1 माइनस I1 प्लस, हम इसी तरीके से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं BC के लिए, इसका ईएमएफ कितना है E2, तो हम लिख सकते हैं E2 माइनस I, करंट तो सेम है, R2। क्लियर। यहां से हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं VAC इक्वल टू, यहाँ से देखिए E1 प्लस E2, हम इस तरीके से कर सकते हैं E1 प्लस A2। यहाँ से अगर हम माइनस I कॉमन ले लें इन दो टर्म से, तो हम लिख सकते हैं देखिए माइनस I और I1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम ऐसे लिख दिए। अब अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिखें, देखिए फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इसको हमने डाल दिया, हम इधर से लिखते हैं, देखिए इधर से ही, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लिखें, यहाँ से देखिए VAC, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए VAC इक्वल टू, इसके लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए E इक्विवेलेंट, E माइनस IR होता है, तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। क्लियर। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को सिंपली कंपेयर कर दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, इधर भी VAC, तो यहाँ से देखिए E इक्विवेलेंट की जगह हमारा कितना आया, E1 प्लस E2, तो कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है, देखिए यहाँ से दोनों जगह कितना है VAC, तो ई इक्विवेलेंट की जगह यहाँ देखिए कितना E1 प्लस E2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस सॉरी हाँ सही है E1 प्लस E2, ये वाली E बनाई हमने, E1 प्लस E2 एंड आर इक्विवेलेंट को देखें, यहाँ से देखिए आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट आई तो सेम है, देखिए दोनों टर्म में आर इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आता है R1 प्लस R2। तो ये आपको याद रखना है, सीरीज में तो सिंपल सा है। अगर आपको ई इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब EMF का इक्विवेलेंट निकालना है, तो सिंपली दोनों को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है, और आर इक्विवेलेंट निकालना है तब भी आपको दोनों को ऐड करना। बस एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए पोलैरिटी यहाँ पे क्या है, अगर इस तरीके से हो तभी आपको ऐड करना है, जैसे माइनस प्लस अल्टरनेट ऐसे पोलैरिटी चले, मतलब सेम पोलैरिटी में हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से लगे हो सारे सेल, तब आपको ऐड करना है। बट अगर ये पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है, ये जैसे ये वाला हमारा कितना है प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाए, यहाँ पे प्लस हो जाए, तो हमारा चलना कैसे चाहिए, पोलैरिटी प्लस माइनस, बट ये कैसी हो गई, अपोजिट पोलैरिटी हो गई, ठीक है, एक तरीके से सेल नहीं लगे हुए हैं, तब इस केस में माइनस होता है, जो बड़ा होगा, ठीक है, जैसे अगर आप एक तरफ की पोलैरिटी आप पॉजिटिव ले ली, एक तरफ की निगेटिव, और इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा, अगर निगेटिव वाला ज़्यादा है तो ये वाला ज़्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू, अगर ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू आएगी ज़्यादा वाली, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ये वाली वैल्यू ज़्यादा तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब दोनों होंगी क्या, माइनस होंगे, आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए -2 है, ये प्लस मान लीजिए, ये मान लीजिए 3 है, और ये 5 वोल्ट है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप 3 - 5 लिखेंगे इसमें से, ठीक है, तो क्या आएगा -2, उल्टा आ गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 - 3, क्योंकि ये बड़ा है, और पोलैरिटी किसकी होगी, 5 - 3 आप कर दीजिए सिंपली, और पोलैरिटी किसकी मानेंगे आप, इसकी, ठीक है, और 3 - 5 करेंगे तो इसकी मानेंगे, तो सिंपली आप पॉजिटिव रखिए, बड़े में से छोटा हटा दीजिए अगर अपोजिट पोलैरिटी की, और पोलैरिटी जो इक्विवेलेंट में रखनी है वो इस टाइप की ही रखनी है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। बात करें अगर पहला कॉम्बिनेशन की, तो समझते हैं, देखिए पहला कॉम्बिनेशन, अगेन हमारे पास दो सेल हैं, जिसको हमने मान लिया एक का EMF E1 है, दूसरे का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने ये बनाया, इसका इक्विवेलेंट EQ और R इक्विवेलेंट RQ। करंट हमने सपोज मान लिया I जा रही है राइट टू लेफ्ट, जैसा उसमें माना था, ऐसे ही करंट इसमें भी कितनी होगी I। तो यहाँ से देखिए जब पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज तो सेम रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कैसा रहता है, सेम रहता है, बट करंट यहाँ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये बात हमको पता है। तो यहाँ से देखिए करंट आई, सपोज मान ली इस वाले एंड में ये I1 चली गई, और इस वाले में कितनी मान ली हमने I2 चली गई। क्लियर, तब अगर हम इसको अब लिखें, यहाँ से देखिए V, यहाँ से देखिए B1 और B2 और A, और मतलब B1 और A ये दोनों कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे, याद रखिए, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है। तो चाहे आप VAC लिखें, चाहे V1 B2 लिखें, बात एक ही है। क्लियर, तो इनके बीच देखिए अगर हम एक यहाँ से उठाते हैं, वहां पे हमने वोल्टेज से उठाया था रिलेशन, हम यहाँ से करंट से उठाते हैं, यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है जो करंट होगी वो दोनों का सम होगी I1 प्लस I2। तो यहाँ से देखिए लिखते हैं, सिंस जो करंट होगी हमारी, सिंस जो टोटल करंट है I वो कितनी होगी, I1 प्लस I2। अब हमको रिलेशन पता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल होता है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल वो हमारा कितना होता है, E माइनस IR, ये बात हमको पता है। क्लियर, तो जी अब वोल्टेज आप V इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, E माइनस IR। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखिए E माइनस V अपॉन R। यहाँ से आप निकालें, ये वाला टर्म इधर ले जाएं, V को इधर ले जाएं, तो E माइनस V अपॉन R। तो I की वैल्यू जनरल क्या आती है, E माइनस V अपॉन R। तो हम यहाँ रखना चाह रहे हैं इसे वैल्यू को, तो यहाँ से देखिए जब I इक्वल टू
I1, देखिए I1 की जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये I1 किस वाले सेल में, इस वाले सेल में, तो उसका EMF कितना E1 माइनस इस वाले सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के बीच या तो आप लिखिए V1 V2 या फिर VAC, कुछ भी लिख दीजिए आप। क्लियर, तो VAC लिख दे रहे हैं हम, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 के अक्रॉस इसके टर्मिनल के बीच, ठीक है, टर्मिनल चाहे आप B1 मान लीजिए चाहे A मान लीजिए, वो बात वही है। तो इनके बीच क्या मान लीजिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लें, VAC, तो टर्मिनल पोटेंशियल हमने मान लिया VAC अपॉन, थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, जगह कम है, I इक्वल टू I1 की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, देखिए E1 माइनस VAC अपॉन I1 प्लस, ऐसे I2 के लिए लिखें तो कितना लिख सकते हैं, देखिए E2। अब इधर पोटेंशियल डिफरेंस बात करें वो तो सेम ही होगा, इसके बीच भी इस वाले सेल के लिए भी कितना होगा VAC, टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, दोनों की टर्मिनल तो सेम ही है, VAC अपॉन R2। करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू E1 अपॉन R1, इसको सेपरेट किया, एक टर्म ये आएगा E1 अपॉन R2, यहाँ से अगर देखें तो कितना आएगा E2 अपॉन R2, तो प्लस E2 अपॉन R2, एक ये टर्म आया। यहाँ से अगर हम और बात करें, देखिए क्या आएगा, माइनस का VAC अपॉन R1 और यहाँ से आएगा माइनस का VAC अपॉन R2। क्लियर, माइनस का VAC हम कॉमन भी ले रहे हैं साथ में, तो यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं, देखिए माइनस का VAC और ब्रैकेट में कितना बचेगा, VAC कॉमन ले लिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर, ये टर्म आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए इसको तो हमने अलग लिख दिया, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, और माइनस का VAC अपॉन R1 आएगा, इधर से माइनस का VAC अपॉन R2 आएगा, और माइनस का VAC कॉमन ले लिया, जब माइनस का लिए तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का। क्लियर, तो ये हमारा आया, इसको हमने सपोज मान ली इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब हम फॉर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर लिखें, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट उसके लिए जब लिखें करंट, देखिए करंट तो सेम ही है वहां पे, तब हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, E, यहाँ से देखिए I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R होता है, तो इक्विवेलेंट के लिए लिखे हुए हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस V। अब देखिए इक्विवेलेंट में भी जो टर्मिनल पोटेंशियल वो कितना होगा, VAC ही होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, VAC अपॉन यहाँ कितना R इक्विवेलेंट। क्लियर, इसको सेपरेट कर लीजिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस VAC अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारी और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों तरफ क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में I है, इधर भी I है, इधर भी I है। इधर बात करें, देखिए फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म कैसा है, वो फर्स्ट टर्म ये है इसका और इसका फर्स्ट टर्म ये, तो ये वाला जो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये टर्म जो है वो इसके इक्वल होगा, ऐसे बीच में माइनस है, दोनों जगह माइनस है, और ये पूरा टर्म जो है VAC अपॉन R इक्विवेलेंट वो किसके होगा, इस वाले टर्म के इक्वल होगा। तो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से आप देखिए 1 और 2 को जब कंपेयर करते हैं तो E, यहाँ पहले इस वाले को लिख देते हैं, VAC अपॉन R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म, तो यहाँ से ले सकते हैं, देखिए VAC अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, माइनस नहीं लिखना है, दोनों तरफ माइनस है, याद रखिए, VAC अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा, VAC 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, VAC 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, VAC विल कैंसिल आउट, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट के लिए आया, जो कि पैरेलल में आता भी है हमारा रेजिस्टेंस के लिए। या हम सिंपली इसको कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट। अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो उसका रिवर्स करेंगे तो कितना लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इन जनरल अगर एक से ज़्यादा हो तो याद रखिए आर इक्विवेलेंट का क्या आया, ये आया फॉर मोर देन 2 सेल। अगर ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा सेल हो, फॉर मोर देन 2 सेल। इन्हीं को आप क्या कर दीजिए, जनरल फॉर्म में बना दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला। क्लियर। अब अगर हम बात करें इस वाले टर्म की, तो कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा, एंड E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से देखिए कितना है ये, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, यह किसके इक्वल होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 के, इस वाले टर्म के। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, E1/R1 प्लस E2/R2। क्लियर। ये हम इसे लिख सकते हैं, देखिए E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, E1/R2 प्लस, यहाँ से एलसीएम लिया इसका, E2/R1 अपॉन R1/R2। या हम ऐसा करते हैं, ये वाला भी R इक्विवेलेंट जो है वो उसी साइड ले जाते हैं। तो E इक्विवेलेंट हम ऐसे ले सकते हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया इधर और इनटू R इक्विवेलेंट। क्लियर। अब R इक्विवेलेंट की 2 सेल के लिए आप वैल्यू रख दीजिए जो हमने निकाली थी, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू R इक्विवेलेंट की। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1/R2 इंटू R इक्विवेलेंट कितना है 2 सेल के लिए, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखिए R1/R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा है यहाँ से देखिए, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जनरल फॉर्मूला है 2 सेल के लिए E इक्विवेलेंट का। कितना होता है याद रखिए, पूछता है काफी, E1/R2 जनरल पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है कई बार, E1/R2 प्लस E2/R1 मतलब सेल का 1 वाला और रेजिस्टेंस का 2 वाला अपॉन R1 प्लस R2। तो याद रखना EMF जो केवल EMF पे डिपेंड नहीं कर रहा है इक्विवेलेंट, वो डिपेंड कर रहा है उस इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी। क्लियर। जनरल अगर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो इसी को देखिए जनरल फॉर्म में बना दीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए E इक्विवेलेंट फॉर मोर देन 2 सेल, फॉर मोर देन टू सेल। अगर एक से ज़्यादा है सेल, 2 से ज़्यादा सेल हैं पैरेलल में कनेक्ट, तो हम लिख सकते हैं, देखिए E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट आपको निकालना आता है, ये वैसे निकाल लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके, और वो यहाँ पे पुट कर देंगे। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस एंड सो ऑन इंटू R इक्विवेलेंट। तो पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए जनरल फॉर्म में, अगर 2 से ज़्यादा हो उसके बाद इस तरीके से करके उसके R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके E इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। क्लियर। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और लिखना चाहें इस तरीके से यहाँ हम देखिए अगर ऐसे लिख सकते हैं, इसे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
E1 अपॉन I1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन। इसको हम देखिए क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि एक इसके साथ मल्टीप्लाई में बात तो वही ऊपर चला जाएगा, या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए कितना, E1 अपॉन I1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन 1 अपॉन I1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन हो गया।